ये है 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर और हम लोग साथ में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, नाम का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली आप तीन चीज़ें कैलकुलेट करना सीखते हो, फाइंड आउट करना सीखते हो, मीन, मीडियन, मोड। क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ मीन पर फोकस करेंगे, मीडियन और मोड को हम आने वाले लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले समझने से कि सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है। थ्योरी पढ़ेंगे, बुक में जो लिखा हुआ है। मुद्दा समझ लो कि अभी तक जो भी आप डाटा फाइंड आउट करके, ऑर्गेनाइज करके, प्रेजेंट करके बैठे हो ना, अब आप कोशिश कर रहे हो कि सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक नंबर ढूंढ पाओ। यानी कि जिस तरीके से होता क्या है, इलेक्शंस की बात करते हैं। जब भी एक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी कंट्री को बांट के इलेक्शंस करवाया जाता है। लाइक एक छोटे से पंचायत के भी इलेक्शंस होंगे, सिटी में भी होंगे, स्टेट में भी होंगे, फिर कंट्री के लीडर्स भी चूज होंगे। तो इलेक्शंस वर्क कैसे करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल वोट करते हैं और अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, एक ऐसा कैंडिडेट चूज करते हैं जो कि उन्हें लगता है कि ये हम सबको रिप्रेजेंट कर पाएगा, हम सबकी आवाज़ को उठा पाएगा। ऐसे लोगों को हम लोग चूज करते हैं। उसी तरीके से जो भी डेटा हमने फाइंड आउट किया है, ये सारा डेटा मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नंबर ढूंढेगा जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए। उस नंबर को ढूंढने के हमारे पास जो मेजर्स हैं, जो तरीके हैं, उन्हें कहा जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी। हम फाइंड कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाएगा उन तरीकों। बेसिकली काम क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो भी डेटा है, आपको उसकी सेंट्रल ऐसी वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो, बात समझ में आई? देखो, सच अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ डेटा। बहुत सारा डेटा है, जैसे कि आपकी क्लास में हर बच्चे के अलग अलग नंबर आए, किसी के 20%, 30%, 40%, 60%, 100%, सबके अलग अलग नंबर आए। जब मैं आप सबको साथ में रखकर पूरी क्लास को एक एवरेज नंबर से रिप्रेजेंट कर दूं कि इस क्लास के बच्चों के 70% एवरेज नंबर हैं, तो जो 40% वाला है, 50% वाला है, 90% वाला है, सबको मैंने एक ही नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। इस 70% तक कैसे पहुंचना है, यही हमें बताता है मीन, मोड और मीडियन। और बात समझो, सेंट्रल टेंडेंसी क्या बोलेगा कि सबको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दो, एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दो सारे डेटा को। व्हेन डाटा इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, द एवरेज लाई सेंट्रली। जब आप डाटा को उनकी वैल्यूज के हिसाब से अरेंज कर देते हो तो जो सेंट्रली एक वैल्यू लाई कर रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 100% आए हैं, किसी बच्चे के 0% नंबर है, तो 50% बीच में आ गया ना। हम वो वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में जो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रही है सारे डेटा के। हेंस आर कॉल्ड एवरेज मेजर्स और सेंटर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, एवरेजेस बोला जाता है। याद करो, जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, हम क्या बात करते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी चीज़ हैं, उन सबको जोड़ लो एंड कितने नंबर ऑफ हैं उनको जोड़ लो। लाइक फॉर एग्जांपल 90%, 50%, 60%, 70%, इनको सम अप कर लो एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, उन्हें सम अप कर लो। जब आप इन्हें डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, एवरेज कही जाती है। देखो समझो कि यहाँ पे जब हम एवरेजेस भी आज से पहले कैलकुलेट करते आए हैं, उस बात का मतलब क्या होता है। हम कुछ नंबर्स लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लूँ, किसी के 10 नंबर हैं, किसी के 20 नंबर हैं, किसी के 30 नंबर हैं। ओके, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 3 स्टूडेंट्स हैं ये, हाँ या ना। जब भी मुझे एवरेज कैलकुलेट करने को बोला जाता है, मैं क्या करती हूँ, 10 + 20 + 30 डिवाइड बाय 3, दैट इज 30, 40, 50 एंड 60 डिवाइड बाय 3। कितना आंसर आ गया मेरे पास, 3 × 2 = 6, 20 आंसर आ गया कि एवरेज नंबर कितने, 20 नंबर है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, हमने क्या किया, जितने भी टोटल वैल्यूज हैं हमने उसे डिवाइड कर दिया
बिल्कुल बराबर बराबर 3 हिस्सों में, यानी कि जितना भी स्कोर है हमने 3 स्टूडेंट्स में बराबर बराबर बांट दिया और चेक किया कि हर किसी के हिस्से में कितने नंबर आ रहे। एक ऐसी वैल्यू जो कि हर किसी के हिस्से में आ पा रही है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगी। बोलो कि इसको बात समझ में नहीं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो 20 वाला है उसको भी 20 का रिप्रेजेंटेशन मिला, जो 30 वाला है उसको कम रिप्रेजेंटेशन मिला, 20 का मिला, जो 10 वाला उसको थोड़ा ज़्यादा मिल गया रिप्रेजेंटेशन। किसको बात समझ में आई? कि यहाँ पर हम एक्यूरेटली 10 नंबर जिस बच्चे के आए उसको 10 से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 30 नंबर जिस बच्चे के आए उसको 30 से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने एक ऐसा सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है जो सबको रिप्रेजेंट कर पाए। अब ये एक्यूरेट नहीं है, देखो हाँ आप कहोगे यार ये तो गलत बात हो गई ना, हाँ ये एक्यूरेट नहीं है, पर जब भी एक बहुत बड़ा सेट ऑफ डेटा होता है तो सारी वैल्यू सेपरेटली पिकअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम डेटा की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ लेते हैं जो सेंट्रली लाई करती है, जो सबको रिप्रेजेंट कर सकती है। बोलो कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? सेंट्रल टेंडेंसी हमें समझ में आ रहा है क्या होता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, मीन, मोड और मीडियन। सिंपल शब्दों में थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर मीन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। मीन क्या बोलेगा? मीन होगा जो हम ये एवरेज फाइंड आउट करके आए ना, इसी को मीन बोलते हैं। मैथमेटिकली जब हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो कि क्या करेगा, सारी वैल्यूज के सेंट्रली लाई करेगा, सब वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम मीन बोलते हैं। जो एवरेज निकाला दैट इज मीन। मीडियन क्या बोलेगा कि सारे डेटा को अरेंज कर लो, जो वैल्यू बीच में पड़ी हुई है उसे पिकअप कर लो। इसको बात समझ में। मोड क्या बोलेगा कि सारे डेटा को अरेंज कर लो, सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है वो मोड हो जाएगा। यानी कि अगर क्लास में 5 बच्चों के 10 नंबर आए हैं, 2 बच्चों के 20 नंबर आए, 1 बच्चे के 30 नंबर आए, तो 5 बच्चों के ज्यादा अमाउंट जितना भी है 10 का है, राइट? तो वो हमारा क्या बन जाएगा? मोड बन जाएगा। मीडियन क्या बनेगा? अब 10 10 10 10 अरेंज कर लोगे 5 बार, फिर 20 अरेंज कर लोगे, 20 अरेंज कर लोगे, फिर एक 30 लग दोगे, फिर देखोगे सेंट्रली क्या वैल्यू लाई करे, 10 लाई कर, फिर 10 आपका मीडियन बन जाए। यहाँ पे आप क्या करोगे? सारे 10 को, 20 को, 30 को ऐड करोगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करोगे, फिर जो वैल्यू आपके पास आएगी ना उसको आप बोलोगे कि भाई ये एवरेज है, ये मीन है। किसको बात समझ में आ रही? यहाँ पे हम कैलकुलेट करके फाइंड कर रहे हैं इसे, इसीलिए इसे मैथमेटिकल एवरेज बोला जाएगा। इन 2 तरीकों में आप क्या कर रहे हो? चीजों को अरेंज करके फाइंड कर रहे हो, इसलिए इन्हें पोजिशनल एवरेजेस कहा जाएगा। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही है? मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे x बार से, मीडियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, मोड को हम रिप्रेजेंट करेंगे z से। बोलो बात समझ में आ गई? चलो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अर्थमैटिक मीन किसे कहते हैं, इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसका मतलब समझेंगे, सब चीजें देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? इट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो आपको एक फॉर्मूला बता दिया कि आप क्या कर रहे हो, आप सारी जितनी भी वैल्यूज है उनको जोड़ ले रहे हो एंड नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यूज जो है उनसे डिवाइड कर दे रहे हो। क्या कर रहे हो? जैसे कि हमने एवरेज निकाला था, सबसे पहले हमने क्या बोला था, 10 है, 20 है एंड 30 नंबर है, तो मैंने क्या किया, 10 + 20 + 30 डिवाइड बाय 1 2 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। मेरा आंसर क्या आ गया था? ये मेरा क्या है? मीन। तो मीन के हमारी बुक हमें मल्टीपल फॉर्मूलाज देगी, आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये है, ये समझ लो, बाकी चीज़ें आप खुद ब खुद बना पाओगे। अगर आप ये स्टेप मिस कर रहे हो, ये स्टेप हम लोग मिस कर देंगे तो फिर हमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि जो भी वैल्यूज़ हैं उन्हें जोड़ो और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है उससे डिवाइड कर दो। इस बात का मतलब क्या है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, हम वैल्यूज़ का सम करते हैं और जितने भी नंबर ऑफ लोग हैं उनमें बराबर बराबर बांट देते हैं। जब भी आप डिवीजन परफॉर्म करते हो, याद करो हम जब छोटी क्लासेस में सम कैसे करते थे कि आपके पास 200 टॉफ़ीज़ हैं, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं,
हर किसी बच्चे के पास कितनी टॉफीज आएंगी? आपके पास 200 टॉफीज हैं, क्लास में 20 बच्चे हैं, तो हर बच्चे के पास कितनी टॉफी आएगी? आप क्या बोलते थे? हर बच्चे के पास 10 टॉफीज आएगी। आप कर क्या रहे थे कि जो भी वैल्यू है उसको 20 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे थे। डिवीजन का मतलब क्या होता है? जिस भी चीज में आप डिवाइड कर रहे हो ना, जो भी आपका डिनोमिनेटर है, आप न्यूमरेटर को उतने बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते। यानी 200 को हमने 20 बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया। अब मीन पर आओ। मीन क्या बोल रहा है कि सारी वैल्यू को जोड़ लो, फिर जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है उनसे डिवाइड कर दो। मतलब हम टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में बराबर बराबर बांट रहे हैं, जो हमें बताएगा कि हम हर किसी को कौन सी एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात बोल रहे हैं। चलो, ये तो हमें समझ में आ गया। फिर अब हम बात क्या करेंगे? हमारी बुक हमें क्या देती थी? मीन निकालने के मल्टीपल फॉर्मूलाज दे देती है। ये बेसिकली 6 फॉर्मूलाज लिख देती है बुक, पर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये चीज़ें हम खुद ब खुद बना लेंगे। चलो पढ़ लेते एक बार क्या लिखा है। मीन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग देम बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये समझ में आ गया। वी कैन फाइंड मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा। वी कैन कैलकुलेट मीन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है और ग्रुप्ड डेटा क्या होता है समझते हैं। अनग्रुप्ड डेटा जैसे अभी हम देख कर आए 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, जो बिना ग्रुप का डाटा पड़ा हुआ है। सिंपली जब आप डेटा को ग्रुप कर देते हो, 10 नंबर के कितने हैं? 1। 20 नंबर के कितने हैं? 1। 30 नंबर के कितने हैं? 1। ऐसे भी कर सकते हो। 0 to 10 कितने नंबर है? 0। 10 to 20 कितने नंबर है? 1। 20 to 30 कितने नंबर है? 1। 30 to 40 कितने नंबर है? 1। बोलो किसको बात समझ में आ रही? ग्रुप्ड डेटा में आप बेसिकली क्लासेस फॉर्म कर लेते हो। अनग्रुप्ड डेटा में किसी भी प्रकार की क्लासेस फॉर्म नहीं होती। यानी ग्रुप्ड डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी, अनग्रुप्ड डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। डाटा डायरेक्टली ही हमारे सामने प्लेस्ड होगा। मीन आप दोनों टाइप की सीरीज में फाइंड कर सकते हो, ग्रुप्ड डेटा वाली सीरीज में भी और अनग्रुप्ड वाली सीरीज में भी। 3 मेथड्स हमारी बुक हमें बोलेगी, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। इसमें हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपका मुद्दा क्या है? अभी अपने को लेक्चर के साथ साथ चलते जाओ, एंड तक सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। अभी अपने को क्या समझना है? सिर्फ डायरेक्ट मेथड समझना है कि डायरेक्ट मेथड किस तरीके से काम करेगा। अगर हमें डायरेक्ट मेथड समझ आ जाए तो इन दोनों में कुछ भी और नहीं बचता है। ये सिंपली क्या होगा, जो चीज़ आप एक जगह से माइनस करोगे वो दूसरी जगह प्लस कर दोगे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। फिलहाल अपने को क्या फोकस करना है? डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ये यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाला डायरेक्ट मेथड के, देन ये अज्यूम्ड मीन के, एंड थर्ड इज फॉर स्टेप डेविएशन। फॉर्मूलाज देख के कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, स्कोरिंग है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बना दिए। यहाँ पे फटाफट मीन कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। डायरेक्ट मेथड से आप कॉपी पेन ले आओ, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो। यहाँ पर क्या है? ये है हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा। यहाँ पर डेटा क्या है? किसी भी क्लासेस में अरेंज्ड नहीं है, सिंपल फॉर्म में हमारे पास पड़ा हुआ है। मीन कैसे फाइंड करना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस करो सब। 100 + 200, 300, 300 + 300, 600, 600 + 400, 1000, अभी तक 1000 आ गया। 100 and 400, 500, 600, 700, 800, 800 + 400, 1200, 1300, 1400 and 500। हमारे पास क्या आ गया? 2500 हमारे पास आ गया। पहले 1000 बना था, फिर 1500 और बन गया। टोटल कितना आ गया? 2500। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो हमारे मीन की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी बताओ? फटाफट कमेंट डाउन कर सकते हो आप लोग। 200। कौन सा मेथड यूज किया हमारी बुक हमें बोल देती है? हमने यूज किया डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड?
मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, x की वैल्यू दी हुई है और f की यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी। अब आपका मन क्या कह रहा है कि अच्छा मीन ऐसे निकालना है तो इन सबको ऐड कर लो और 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो। पर बुद्धू लोगों दिमाग तो लगाओ कि ये आपके पास क्या है x और साथ में क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या बोला हुआ है 100 3 बार आ रहा है। यानी कि जब आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 को 3 बार उठाना पड़ेगा, एक बार नहीं 3 बार। 200 को एक बार उठाना पड़ेगा, 300 को 2 बार उठाना पड़ेगा। किसको बात समझ में आ रही है? आया ना। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही है कि ये जो x है ये कितनी बार आया है। तो जब हमें टोटल वैल्यू चाहिए x की तो मुझे 100 एक बार चाहिए कि 100 3 बार चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्लास की वैल्यू 100 है या 300 है? 300 है। तो जब भी हमें फ्रीक्वेंसीज दी होंगी हम क्या करेंगे, x f फाइंड करेंगे। 100 इंटू 3 300, 200 इंटू 1 200, 300 इंटू 2 600, 400 इंटू 3। किसको बात समझ में आई? यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी ना हमारे इस सम की वो यहां पर आके क्या बन जाएगी, सिग्मा एक्स एफ। बोलो किसको बात समझ आ रही है? समझो ना कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है, फॉर्मूला क्यों रटना है, बात समझो कि ये वाली वैल्यू आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे देगी। ये तो एक वैल्यू थोड़ी है, तो 3 वैल्यू है ना, तो 3 वैल्यू का नंबर भी तो निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? इसे एडअप कर लेते हैं। 300 400 500, 5 and 6 11, 11 and 12, 11 and 12 हमारे पास कितना आ गया, 23। आया ना? कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बात समझ लेना। 3 4 5, 5 and 6 11, 11 and 2 3, 1 कैरी एंड 23। ठीक है अपना आंसर। चलो ये हमें पता चल गया। अब बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे हम फॉर्मूला अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 2300 अपॉन 9। हाँ ना? इसे डिवाइड कर लेंगे अपने मीन की वैल्यू वाले। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? समझ में आ गया। अच्छा अगर हम यहाँ पे एक और छोटी सी बात करें, अगर ग्रुप्ड डेटा सीधा ऐसे ना दिया होता, ग्रुप्ड डेटा हमें कुछ इस फॉर्म में दिया होता कि 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, ऐसे भी तो हो सकता है। कॉन्टिन्यूस डेटा भी तो पढ़कर आए हो पिछले चैप्टर में, डाटा ऐसे भी हो सकता है। इसके साथ फ्रीक्वेंसी दी होगी 1 2 1 3, कैसे करोगे फिर? दिमाग लगाओ ना, कैसे करोगे? हमें पता है कि इनमें से कोई ना कोई वैल्यू एक बार आई है, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू 2 बार आई है, पर फाइंड कैसे करोगे? मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एफ फाइंड करना पड़ेगा ना। पर एक्स तो हमारे पास कोई एक है ही नहीं, फिर आप वो एक एक्स भी फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे? इन सब की मिड वैल्यूज निकाल। जो कॉन्टिन्यूस सीरीज वाले सम होंगे वो कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले इनका मिड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे क्या आया 50 आया, 50 फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या है 150 फाइंड करेंगे। उसके बाद मिड वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, एफ को तब हमें पता चल जाएगा कि मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हमें बताएगा कि कितनी बार क्लास की वैल्यू क्या बनेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? आया ना? कोई बात नहीं, कम भी समझ में आ रहा है, लास्ट तक हम लोग जब सम्स करने बैठेंगे ना तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं। क्या नोटिस कर रहे हैं हम, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है अर्थमेटिक मीन की, कि जब भी आप
एल्जेब्रिक सम करते हो डेविएशन ऑफ आइटम्स का फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, वो हमेशा 0 आता है। ये फॉर्मूला लिखा है। बात क्या है, ये क्या बोल दिया, डेविएशन, एल्जेब्रिक सम, इतने हैवी शब्द कहाँ से आ गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमें तो। अभी समझते हैं क्या बोला है। जब आप सम करते हो, एडिशन करते हो, किसका एडिशन करते हो, डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी कि कोई सीरीज है जिसका आपने क्या कर लिया, मीन फाइंड आउट कर लिया। इन 2 कॉलम्स को इग्नोर करो, सिर्फ इस कॉलम पे फोकस करो। ये आपकी सीरीज है x 300 200 एंड 100, टोटल कितना आ गया 600। इसका आपने मीन फाइंड आउट कर लिया, 600 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 200। आपकी बुक बोल रही है कि अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशंस में से, ये ऑब्जर्वेशंस थे, x थी जो क्लासेस बनी हुई है, इनमें से अगर आप मीन को माइनस कर दो, मीन कितना है 200 है, करो माइनस, 300 माइनस 200 कितना आया 100, 200 माइनस 200 कितना है 0, 100 माइनस 200 कितना है -100। अगर आप इस चीज का सम करते हो, इस कॉलम को ऐड करो, 100 प्लस 0 प्लस -100, कितना आंसर आएगा 0 आएगा। यही तो ये बात बोल रही है कि अगर आप क्या करोगे, डेविएशन क्या होता है कि आप एक आइटम से कितनी दूर हो, कितने डेविएटेड हो। यानी कि जब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन से आप अपनी ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन फाइंड करोगे, मतलब आप चेक करोगे कि जो भी क्लास है वो मेरे मीन से कितनी दूर पड़ी हुई है। 300 200 से कितना दूर है 100, 200 200 से कितना दूर है, बिल्कुल भी नहीं। 100 200 से कितना दूर है -100। बोलो बात समझ में आ रही है। क्या बोल रहे हैं कि जब आप सम करोगे डेविएशन फाइंड करके, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। आप कोई भी सीरीज बुक में कहीं भी उठा के देखो, सीरीज लो, उसका मीन निकालो, फिर सारी सीरीज में से उसे माइनस कर दो, सारी सीरीज की ऑब्जर्वेशन में से उसे माइनस करते जाओ, फिर जो माइनस सब्ट्रैक्शन आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, उसको जोड़ दो, ऐड कर लो उस सबको, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा। अब बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि याद करो हमने क्या बोला है कि मीन एक ऐसी वैल्यू है जो सबको रिप्रेजेंट कर देगी। अगर वो सबको रिप्रेजेंट कर देगी मतलब सब में बराबर बराबर हिस्सा बटेगा। अगर यहाँ से 100 निकला है, यहाँ से 100 निकला है, तो यहाँ पे डल गया। किसको बात समझ में रही है। 300 था ना, हमने रिप्रेजेंट किससे किया 200 से, यानी कि यहाँ पर 300 को 100 का कम रिप्रेजेंटेशन मिला, यहाँ पर 100 है रिप्रेजेंटेशन 200 का, इसको 100 का ज्यादा। यानी कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, देखो समझो इस बात को कि समझ लो आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, उसमें येलो का कम सेक्शन है, रेड का ज़्यादा सेक्शन है, ग्रीन का और ज़्यादा सेक्शन। येलो सबसे कम, रेड उससे ज़्यादा, ग्रीन सबसे ज़्यादा। अब आप जब मीन निकाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सबको मिलाकर, रेड ग्रीन येलो सबको मिलाकर आप हर किसी को बिल्कुल बराबर बराबर जगह दे रहे हो। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ऐसे मैथ्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ये येलो का रिप्रेजेंटेशन था, ये रेड का था, और ये सबसे ज़्यादा ग्रीन का था। जब आप मीन निकाल रहे हो, आपने क्या किया, इन सबको बिल्कुल मिक्स कर दिया। ये डब्बे का साइज है ना, इस डब्बे को आपने 3 बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट दिया। बोलो किसको बात समझ में, 3 बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब अगर आप इसे अलग करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा ना कि आपने एक्चुअली क्या किया, ग्रीन का थोड़ा हिस्सा निकाल के येलो को दे दिया। किसको बात समझ में आई। इसीलिए यहां पर आप क्या करो, यहां से आपने क्या किया है, 300 से 100 का रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है, इसको 100 का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दिया हुआ है। तो एंड ऑफ द डे जब आप उसको डेविएशन को चेक करोगे ना कि मीन से सारी वैल्यूज कितनी कितनी दूर पड़ी, तो आपको पता चल जाएगा कि एक जगह से जो चीज निकली है वो दूसरी जगह में डल गई है। इसीलिए वो क्या करता है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं चीजें, एंड एंड ऑफ द डे आपके पास रिजल्ट 0 बच जाता है। होपफुली ये बात हमें कुछ समझ में आई होगी, हाँ या ना। अच्छा,
ये हमें समझ आ गया, एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हमने समझने की कोशिश की कि अगर हम डेविएशन निकालेंगे, उसको जोड़ लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा जीरो। वो सब आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब हम बात क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या है, अगर एक सेकेंड ये बार हटा देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं तो हमें पहले सिंपल फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेगी, तभी मीन निकलेगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपको लेस देन या मोर देन सीरीज दी हुई है तो आपको पहले तो क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड अप करके या सब्ट्रैक्ट करके जो दी होती है, उससे हमें पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाओगे तभी पता चलेगा ना कि एक क्लास का कितना रिप्रेजेंटेशन है। बोलोगे, इसको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लेस देन मोर देन वाली टाइप में सबसे पहले हम नॉर्मल क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, मिड वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बाद उसके मल्टीप्लिकेशन से हमें एक क्लास की वैल्यू पता चलेगी। करके देखेंगे, कोई बात नहीं। इफ अ फिगर्स आर प्रेजेंटेड इन इंक्लूसिव फॉर्म, दीज आर नॉट टू बी कन्वर्टेड इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज की बात हो रही है। एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे काम करती थी, 0 to 10, 10 to 20। यहां पर ये जो 10 है, अगर आपके पास आपकी क्लास की वैल्यू दी हुई है 10, तो वो आप यहां पर रिप्रेजेंट करते थे या यहां पर, आप रिप्रेजेंट करते थे यहां पर उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते थे, एक्सक्लूसिव सीरीज, जहां पर जो अपर लिमिट है उसे एक्सक्लूड किया जाता था। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता था, 0 to 9, 10 to 19। यहां पर 10 इधर ही आएगा, यहां पर लेकिन 9 की वैल्यू लिखी जाएगी, यानी कि अपर लिमिट जो थी वो इंक्लूड हो रही थी क्लास में। ऐसी सीरीज को बोला जाता था इंक्लूसिव सीरीज। तो हमारी बुक क्या बोल रही है कि अगर इंक्लूसिव सीरीज भी आपको दी हुई है ना, तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसी से सीधा वैल्यूज फाइंड कर लो। इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो आप जैसे इसकी मिड वैल्यू फाइंड करते थे वैसे इसकी मिड वैल्यू फाइंड कर लो, कितनी आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी। सीधा यहीं से मिड वैल्यू फाइंड कर लो, उसके बाद जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है वो कर लो। क्या जरूरत है इसको कन्वर्ट करने, बोलो बात समझ में आ गई। और क्या बोला है, इफ क्लास इंटरवल्स आर गिवन देन फाइंड द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सिंपल बात क्या बोली हुई है कि अगर मिड वैल्यूज दी हुई है, सॉरी क्लास इंटरवल्स दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, पहले मिड वैल्यू फाइंड कर लो, फिर चलो अपने हिसाब से। ये बात तो हमें पता चली गई है। चलो, मेरिट्स क्या है मीन निकालने के, मीन की कुछ अच्छी बातें क्या है, इजी मेथड है, सिंपल मेथड है। सिंपल क्या करना है, सबको जोड़ना है, सब में बराबर बांटना है, सिंपल मेथड। कैलकुलेटेड वैल्यू नॉट पोजिशनल वैल्यू, जो भी वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं वो लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, हमने खुद कैलकुलेट की। ऐसा नहीं है कि बस लाइन में सबको खड़ा करके बीच वाला बंदे को चूज कर लिया, जैसे हम मीडियन में चूज करेंगे, सबको लाइन में खड़ा करेंगे, बीच वाले बंदे को चूज कर लेंगे, सबको लाइन में खड़ा करेंगे, जो बंदों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा उनको चूज कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है हमें, जैसा हम मीडियन या मोड में करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पोजिशनल वैल्यू नहीं, कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशंस को अपना रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी ऑब्जर्वेशन को छोड़ देते हैं, राइट। कैलकुलेट्स एवरेज, हम बेसिकली एवरेज ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, सबको जोड़ के सब में बराबर बांट दो, ओके। डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यूज डाटा को डिराइव करेंगी। अगर हमारे डेटा में 2 90s है और एक 20 है, इसका अगर हम एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, देखो एवरेज क्या आएगा, 90 + 90 180 + 20 कितना हो गया, 200। 200 को डिवाइड करो 3 से, क्या आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट 60-70 कुछ % आ जाएगा, हाँ या ना, रफ मान लेते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम डेटा है वो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर 60-70 कुछ भी आ जाता है तो हुआ क्या ना, तो 20 वाले को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, 20 को आप 70 या 60 से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 90 नंबर वाले बच्चे को आप 60 या 70 से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है कहीं ना कहीं वो डाटा को डिराइव करती हैं, डाटा को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है एंड अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता।
कैनॉट बी यूज्ड इन ओपन एंड सीरीज। अगर सीरीज ओपन एंड है, यानी कि सीरीज इस टाइप से है कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, above 40, अगर सीरीज इस फॉर्म में है, कोई क्लोज एंड नहीं है उसका, वहां पर आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैनॉट बी असर्टेन्ड ग्राफिकली, आप ग्राफिकली मीन फाइंड नहीं कर सकते। गिव्स मिसलीडिंग एंड सरप्राइजिंग रिजल्ट, कई बार ये मिसलीडिंग और सरप्राइजिंग रिजल्ट देता है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन आया, 90 और 20 का रिप्रेजेंटेशन निकल गया 70%, 60%। तो कहीं ना कहीं ये मिसलीडिंग है, ये सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, बहुत वियर्ड और सरप्राइजिंग रिजल्ट दे देता है मीन। बोलो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अच्छा एक और टॉपिक यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मीन में, वेटेड मीन का। वेटेड मीन जनरली आपकी बुक फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करेगी, पर समझो वेट का मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है, जब आप क्लासेस में डिवाइड करते हो ना चीज़ों को, तो कुछ क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन हायर होता है या इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, ऐसे समझ सकते हो। कि फॉर एग्जाम्पल एक आप एक डाटा कैलकुलेट कर रहे हो जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी का कुछ डेटा है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का कुछ डेटा है, तो ताकि दोनों को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले, बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को वेट ज़्यादा दे देते। यानी कि वेट क्या है, बेसिकली कोई भी क्लासेस है उनमें क्या कर रहे हो, कुछ ऐड कर दे रहे हो, कुछ वेट ऐड कर दे रहे हो उनकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। कि मेजॉरिटी को आपने 2 का वेट दे दिया, माइनॉरिटी को आपने 3 का वेट दे दिया, या ऑपोजिट, कैसे भी वेट डिफाइन करना हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम वेट का मतलब समझ रहे हैं कि वेट क्या होता है। क्लासेस में उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको क्या कर देते हो, कुछ एडिशनल नंबर्स दे देते हो, एंड उन नंबर्स को हम फ्रीक्वेंसी की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स इट इज इम्पॉर्टेंट टू असाइन वेट्स टू वेरियस आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। जैसे कि मेरे पास है कि 0 to 10 वाले जितने भी हैं, सिंपल ले लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज में 10, 20, 30, मैं इनको वेट असाइन कर दूं कि 10 वाले बच्चों को मुझे 8 वेट देना है, 20 वाले बच्चों को मुझे 5 वेट देना है, 30 वाले बच्चों को मुझे 6 वेट देना है। तो बेसिकली जो हमारा वेट है ये एक्ट फ्रीक्वेंसी की तरह ही करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जितना ज़्यादा वेट है हम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। 10 वाले बच्चों को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा वेट है। तो मुझे जब मीन फाइंड आउट करना है, इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए वेट दिया गया और इनका रिप्रेजेंटेशन 20 to 5, 30 to 6। वो लोग इसको बात समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी की तरह ही काम करेगा। फिर क्या करोगे, ये आपके पास क्लास की वैल्यूज आ गई, इसे एडअप कर लोगे, वेट को एडअप कर लोगे। बोलो मीन समझ में आ गया, हाँ या ना। इतनी बात हमें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसे सम अप करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, निकाल के देखते हैं चीज़ें कि हमें आ रही हैं या नहीं। अब आप लोग भी क्या करो, कॉपी पेन लेकर आ जाओ। ज़्यादा नहीं करेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, फिर किसी दिन लाइव क्लास में हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स, और आपके अगर कोई डाउट्स भी हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, लाइव लेक्चर में कवर कर लेंगे। राइट, चलो शुरू करते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालने को बोला है, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्या क्या वैल्यूज़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। ठीक है, हमें पता है मीन कैसे कैलकुलेट करना है। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ टर्म्स, सम करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 + 9 + 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10 डिवाइड बाय 10, करो सम। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8, ये ऐसे कर लो, 19, 19 and 8, 19 and 8, 8, 8, 16, 16 and 9, 25, 2, 3, 4 and 5, कितना आ गया, 55 आ गया। अपॉन क्या है, 10, 5.5 किसकी वैल्यू आ गई, आपके अर्थमेटिक। नेक्स्ट हम करते हैं, क्या बोला हमें, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करो। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करो। अच्छा, सीरीज भी कम्युलेटिव दे दी है, क्या बोला, लेस देन सीरीज है,
तो हमें पता है पहले क्लास इंटरवल्स भी बनेंगे क्योंकि हमें मिड वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीप्लाई किससे करोगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। लेस देन की फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है बताओ। लेस देन 10 कितने हैं, ठीक है भाई 5 है। लेस देन 20 कितने हैं, एक काम करो पहले हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। क्लास इंटरवल्स, फिर हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ओके, अब बताओ 0 to 10 के बीच में कितने हैं, सारे लेस देन 10 ही होंगे, 5। 10 to 20 के बीच में हमें ये वाले 5 इंक्लूड नहीं करने, वो लेस देन 10 है, 10 से ऊपर ऊपर रह जाएंगे, इस क्लास में आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 5, कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10। फिर हमको कितना बोला है, 55। 55 में हम ये 15 इंक्लूड नहीं करेंगे, हाँ या ना। 15 में से 5 माइनस करो 50, 10 माइनस करो 40। फिर 75 में 55 इंक्लूड नहीं होगा, कितना आंसर आ गया, 5 में से 5 माइनस हो गया 70 एंड 50 माइनस हो गया 20। फिर क्या करो, 100 में से 75 माइनस करो, कितना आंसर आ गया 25। ये हमारी क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी बन गई है, क्लास इंटरवल्स। अब हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज कितनी हो जाएंगे, मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35 एंड, कर रहे हो ना साथ साथ, कैलकुलेट करते जाओ, देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आप लोगों को, ये भी हमें पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 into 5, 25, 150, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ गया 25 400 एंड 1000, 35 and 2, 5 and 10 and 3 and 2 6 and 7, 7 ही आएगा ना, 7 ही आ गया एंड एक और 0 आ गया। ओके, एंड देन 45 and 25, 5 5s are 25, 5 2 carry over, 5 4s are 22, 2 5s are 10, 2 4s are 8 and 9, 5 2 and 11, 125। तो आप लोग क्या कर लोगे इसे, FM आ गया, एडअप कर लो, सारी वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन मिल गया ना हमें, हाँ या ना। इसे एडअप कर लो, कितना आ गया 1000, 2000 एंड 125 एंड 25 हो गया हमारे पास 50 एंड उसके बाद 150 हो गया हमारे पास 2 एंड 300, 700 रह गया, कितना आ गया हमारे पास 3। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना। इसका हमारे पास सिग्मा कितना आ गया 3000। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, FM ऐड करेंगे 5 and 10, पहले 10s ऐड कर लेते, 20, 30, 60, 70, 70 एंड 80, 90 एंड 100। मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F इज इक्वल्स टू 2300 अपॉन 100। 23 क्या निकल गया हमारे पास, मीन। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना। बोलो, सब बिल्कुल क्लियर हो गया सबको। यानी कि 0 to 50 का हमने एक एवरेज क्या निकाल लिया, गिवन फ्रीक्वेंसीज के बेस्ड पे 20। सो हम लोगों ने अभी जो सम्स किए एक दो हमने डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व किए। अब क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन को भी एक्सप्लोर करते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अज्यूम मीन क्या बोल रहा है कि आप मीन को भाई अज्यूम कर लो, कुछ भी मान लो। मानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज निकालो। ये तो स्टेप करना ही करना है अपने को। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फ्रीक्वेंसी में बदलना, क्लास इंटरवल्स के मिड वैल्यूज फाइंड करना, ये अपन कर लेंगे। सबसे पहले क्या आ गया, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें से जिस भी चीज़ को मीन मानना है मानो।
किसको माने बताओ? सेंट्रल वैल्यू को मान लेते हैं जो बीच में पड़ी हुई है, कोई 30। अब आपको क्या करना है, आपको मिड वैल्यूज में से मीन जो आप मान रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, से माइनस करना है। आपको बेसिकली चेक करना है कि आपकी मिड वैल्यूज मीन से कितनी दूर है, डेविएशन निकाल रहे हो आप, ठीक है। चेक करो कितनी दूर है, 10 से 30 कितनी दूर है, -20, -30, 40, 10, 50, 20। अब आपको क्या करना है, ये तो आपके पास किसकी वैल्यू है, क्लासेस की वैल्यू निकल रही है। अभी हमें रिप्रेजेंटेशन हर वैल्यू का फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो मैं इसे क्या लिख रही हूँ, FD लिख रही हूँ। इस चीज़ को मैंने क्या नाम दे दिया, D नाम दे दिया। ओके, ये आपके बुक अलग अलग नाम दे देती है, इसमें कोई ऐसा स्ट्रेस वाली बात नहीं है, ठीक है। 8 2 -160 -120 0 90 120। चलो अब इसे क्या करना है आपको, सिग्मा कर लो। बोलो बात समझ में आ रही है? रिप्रेजेंटेशन सारा एक साथ जोड़ लो, हाँ या ना। कितना हो गया, 280 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 120 एंड 90, इट्स लाइक 210। ओके, ये प्लस में। अब हमें क्या करना है, एड अप करना है, इसे होगा माइनस ही, प्लस माइनस माइनस 07, -70 आ गया जी। अब क्या करोगे, अब निकालोगे मीन। मीन क्या करोगे, अच्छा जो भी चीज़ का सिग्मा है हमें तो पता है कि वही उठाना होता है, सिग्मा FD, और हमें ये पता है कि सब में बराबर बराबर बांटना होता है। इसे जोड़ो, कितना आ गया, 20, 35, 35 एंड 6 कितना हो गया, 41, 41 एंड 9। ओके, क्या करूंगी मैं, सिग्मा F से डिवाइड कर दूंगी, मेरे को तो पता है। पर याद करो, निकालने के लिए तो ये बात ठीक थी, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, मेन अज्यूम भी तो किया है। जो चीज़ आपने अज्यूम की थी वो सबसे माइनस हुई थी सारी वैल्यूज में से, अब उसे क्या कर दो, वापस से ऐड बैक कर दो। जो भी चीज़ आप परफॉर्म करोगे मीन की वैल्यू निकालने वाली क्लासेस के साथ, आप उस चीज़ के अफेक्ट को लास्ट में कैंसिल आउट। स्टेप डेविएशन मेथड भी कैसे काम करेगा, यही सारे स्टेप्स यहाँ तक करने के बाद आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लोगे पहले, यानी कि डिवाइड कर दोगे सब में से। जैसे यहाँ से मैं 10 कॉमन निकाल लूँ, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कॉमन निकाल लोगे और फिर ये वाली चीज़ आप बना लोगे। होगा क्या उसके बाद, सिंपल सी बात क्या होगी, आपने कुछ ना कुछ कॉमन निकाला, डिवाइड किया, आप यहाँ पे आके एंड में मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे हमारी बुक लिख देती है मल्टीप्लाई बाय आई। बोलोगे इसको बात समझ में, अरे जो भी फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करोगे ना क्लासेस में, वो चीज़ आप यहाँ पर आके उस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दोगे। यहाँ माइनस हुआ, यहाँ वापस प्लस बैक हो जाएगा, अपने पास अपना सही आंसर आ जाएगा मीन वाला। कितना हमने अज्यूम किया था, ए को 30 प्लस -70 अपॉन 50, माइनस में नहीं है 50। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ गया, 30 इज इक्वल्स टू 30 -70 अपॉन 50, ये काट लिया, 5 1 जा 5, ठीक है, 0.24 1.4 समथिंग आ गया। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 - 1.4 28.6 समथिंग। बोलो किसको बात बिल्कुल ही समझ में आ रही है, हाँ या ना। क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन की वैल्यू 28.6। अच्छा इसी से हमको देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्या किया हमने, फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सर। क्लासेस गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी। सबसे पहले जैसे हम नॉर्मली मिड वैल्यूज फाइंड करते हैं, हमने मिड वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद मिड वैल्यू में से हमने एक चीज़ को मीन अज्यूम कर लिया, उसको हमने सारी मिड वैल्यूज में से माइनस कर दिया। उसके बाद हमने नॉर्मल अपना FD फाइंड कर लिया, मिड वैल्यू -A इनटू फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लिया। उसका सिग्मा फाइंड कर लिया। अब हम इसको मीन निकालने के लिए ले चले, फ्रीक्वेंसी के सिग्मा से डिवाइड कर दिया। यहाँ जो A अज्यूम करके माइनस किया था वो A हमने वापस ऐड बैक कर दिया, हाँ या ना, उसका इफेक्ट ही खत्म हो गया।
ठीक है, फिर हमने क्या किया, वैल्यू निकाल ली, मीन की सिंपल कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आ गई 28.6। इसे उन्होंने नाम दे दिया कि आपने मीन को अज्यूम करके निकाला है। स्टेप डेविएशन होता तो वो क्या करते, स्टेप डेविएशन होता तो एक और स्टेप यहाँ पे ऐड हो जाता। जहां आपने ये माइनस किया, यहां से हम कुछ ना कुछ कॉमन निकालते। जो डी है इसको हम डी डैश से रिप्रेजेंट करते। क्या बोलते कि सब में 10 तो आ ही रहा है ना, कैलकुलेशन आसान करो, सब में से 10 निकाल दो कॉमन। -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, अब क्या करो, एफ डी डैश फाइंड कर लो, करो मल्टीप्लाई। 8 2 जा कितने हो गए 16, 12 नहीं, हाँ 8 2 जा 16, 12 1 जा -12, 15 0 जा 0, 9 1 जा 9, 6 2 जा 12। फिर से अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा करेंगे। करो भाई सिग्मा, कितना आ गया 20 -28 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 12 एंड 9 21 आ गया, -7 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, जो हमारे पास सिग्मा पड़ा हुआ है, सिग्मा एफ डी डैश, हाँ या ना, ए हमने माइनस किया था, ए को हम ऐड बैक कर देंगे। और हमने जो चीज कॉमन निकाली थी, 10 कॉमन निकाला था, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है? ये आपका स्टेप डेविएशन हो गया। कुछ भी नहीं हो रहा है, निकाल आप वही रहे हो जो आप, हमने मेन निकाला है ना, कि सिग्मा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इन जो भी आया आपका, वो आपके मीन की वैल्यू है। अज्यूम में आपने क्या किया, एक वैल्यू अज्यूम करके सब में से माइनस कर दी, इसीलिए जो आपका फॉर्मूला उसमें ए प्लस हो गया। स्टेप डेविएशन में क्या, आपने वैल्यू अज्यूम करने के बाद कोई चीज कॉमन निकाल ली, सब में डिवाइड कर दी, वो आपके फॉर्मूला में मल्टीप्लाई हो। कुछ भी नहीं हो रहा है, बात तो वही हो रही है कि सिग्मा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। बोलोगे इसको बात समझ में? तो यहाँ पे अगर हम इसे थोड़ा ढंग से लिख लें कि आप लोगों को समझ आ जाए, क्या बन गया हमारे पास, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश इंटू आई अपॉन सिग्मा एफ। चलो कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 30 प्लस -7 अपॉन 50 -7 अपॉन 50 इंटू 10। करो कैलकुलेट। 30 माइनस वही आ गया देखो 7 अपॉन 5 अपॉन 1.4 इज इक्वल्स टू 28 अच्छा, ये भी एक बात है कि मीन आएगा भी तीनों मेथड से सेम। जब निकाली मीन रहे हो तो मेथड किस, कोई भी रास्ता कोई भी लो, डेस्टिनेशन तो वही होगी ना, आएगा तो मीन ही ना, तो वैल्यू हर केस में क्या निकलेगी, सेम निकलेगी। बोलो बात बिल्कुल समझ में आ गई, हाँ या ना? कैसे चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं, कैसे स्टेप डेविएशन काम कर रहा है, कैसे अज्यूम्ड काम कर रहा है, कैसे डायरेक्ट काम कर रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस मुद्दा समझ लो क्या बोल रहे हो। आप देखो कि कैसे आप हर क्लास को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिड वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सीधे सीधे पड़े हुए हैं तो सीधे सीधे सबको प्लस करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड की सिग्मा करो सब चीज़ों का और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। अज्यूम्ड में क्या होगा, आप ए माइनस कर लोगे, अज्यूम करके सब में से निकाल दोगे मीन को और उसको लास्ट में फॉर्मूला में ऐड बैक कर दोगे चुपचाप। स्टेप डेविएशन में क्या होगा, आप जो माइनस अज्यूम्ड है उसमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लोगे एंड उसके बाद कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड किया है ना, उसको फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दो। वो लोग इसको समझ आ गई बात, हाँ या ना? देखो सम इस तरीके से भी आ सकता है। क्या बोला उन्होंने हमें, ये एक क्लास है 26 स्टूडेंट्स की जिसमें एवरेज नंबर कितना है 73 है, और एक क्लास है 24 बच्चों की जिसमें एवरेज नंबर कितना है 86 है। यानी कि जब हमें वो एवरेज की वैल्यू दे रहे हैं तो वो हमें मीन की वैल्यू दे रहे हैं।
मीन ऑफ क्लास ऑफ 26 स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है हमें 73. मीन ऑफ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है हमें 86. अब आपको क्या बोला, इनका भी एवरेज निकालो. अब देखो आपकी बुक बोलेगी कंबाइंड मीन का फॉर्मूला. अरे यार आप दिमाग लगाओ ना, आपको क्या करना है, प्रॉपर आपको एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना है. रिप्रेजेंटेशन कैसे लाओगे, 73 को मल्टीप्लाई करोगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, प्लस 86 को मल्टीप्लाई करोगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, डिवाइड कर दोगे 26 प्लस 24 टोटल नंबर के साथ. इसमें भी हमने क्या किया, सिग्मा ही तो फाइंड किया दोनों क्लासेस का कि 73 बच्चों का 24 बच्चों का रिप्रेजेंटेशन मिल जाए 73 से, 24 बच्चों का रिप्रेजेंट मिल जाए 76 से या 26 से. कोई बात नहीं, ये मिस्टेक्स तो आप लोग समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. 26 का रिप्रेजेंटेशन है 73 से, 24 बच्चों का रिप्रेजेंटेशन है 86 से. सारी वैल्यू मिल गई हमें, टोटल वैल्यू मिल गई, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वो लोग इसको बात समझ आ रही. ये कंबाइंड मीन निकल गया हमारा. हमारी बुक इसका फॉर्मूला क्या लिख देती है, मीन 1 मल्टीप्लाई बाय n1 मीन 2 मल्टीप्लाई बाय n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. हुआ क्या, बात तो वही है ना कि टोटल सिग्मा फाइंड कर लिया आपने, टोटालिटी में वैल्यू फाइंड कर ली और नंबर ऑफ चीजों से डिवाइड कर दिया. हो वही रहा यार, सारी जगह पे बात वही हो रही. बोलो बात समझ में आ गई. सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे, हाँ या ना. चलो अगला सम देखते हैं. अगला सम में क्या बोल रहा है, अच्छा, अर्थमेटिक मीन ऑफ डेटा इज गिवन बिलो इज 28, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ये भी सम आ सकते हैं. देखो क्या बोला है, मीन की वैल्यू फाइंड करने नहीं बोला, मीन की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी. कितनी वैल्यू दी है 28 ऑलरेडी दे दी. क्या बोला है फाइंड करने को, फाइंड करो ये क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स मान लेते हैं. कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल ही करेंगे. सबसे पहले हमें पता है क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हाँ या ना. हमें क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए. 5, 15, 25, 35, 45 एंड 50. ओके, अब क्या करोगे, अपने फॉर्मूला के हिसाब से चलो, आपको कंफ्यूज नहीं होना. करो मल्टीप्लाई, एफ एम करो, 12 5 60, 18 इंटू 15, 5 8 40, 5 1 5 6 7 8 9, 0 12 220, 27 5 27 25, 5 7 35, 5 2 10 11 12 13, 2 7 14, 2 2 4 and 5, 5 3 and 4 7, 5 and 1 6 75. अगला क्या है, 35 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू पता नहीं, 35x लिख लो. 17 इंटू 45, 45, 7 इंटू, अब देखो यहाँ पे मैं इतना कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसमें से क्या करते, एक चीज़ अज्यूम कर लेते कि ये मीन है, माइनस कर देते, कॉमन निकाल लेते. वो सब आपके ऊपर है, वो चीज़ें आप कर सकते हो. मतलब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि जैसे हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ गई ना. जो अज्यूम्ड मीन है, जो स्टेप डिविएशन मेथड है, एक्चुअली आपके लिए वो चीज़ों को आसान ही करता है. कितना आसान है, आप चीज़ को एक अज्यूम करके क्या कर लो, सब में से माइनस कर लो, कुछ कॉमन निकाल लो, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, मीन निकालना ईजी हो जाता है. अभी तो बहुत छोटे डाटा के साथ हैंडल कर रहे हो तो आपको लगता है स्टेप डेविएशन इतना मुश्किल है, डायरेक्ट से ही निकालते हैं, पर एक्चुअली डायरेक्ट में एफर्ट ज़्यादा लगेगा. स्टेप डेविएशन कंपेरेटिवली जल्दी हो जाएगा. चलो ठीक है, वो तो मुद्दा रह गया. अभी हम डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई कर रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 35, 7 4 7 4 21, 22 23 24, 24, 7 4 21 होते कि 28 होते. 45 एंड 17, 5 3 कैरी ओवर, 28 and 3 30,
1, 5 एंड 4 कितना आ गया 765। अच्छा मेरी कैलकुलेशंस पे गौर नहीं करना, मैं थोड़ा बहुत कई बार ऊपर नीचे कर देती हूँ चीज़ें जल्दीबाजी में। ये चीज़ें आप साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हो, मेरे से बस मुद्दा समझ लो कि चीज़ें होंगी कैसे। 6 5 30, 30, 3 330। अब आप क्या करोगे, हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। हमें ये दो चीज़ें पता लग गई, ये हमने निकाल लिए। अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सब चीज़ों का सिग्मा, एफ एम लिख लो, सब चीज़ों का सिग्मा अपॉन एफ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स भी एड अप कर लो, 12 + 18 10 20 20 एंड 30 30 एंड 40 50 57 57 एंड 7 64 64 एंड 10 64 एंड 10 74 74 एंड 6 74 एंड 6 50 50 एंड 50 प्लस x बन गया, क्या बन गया आपके पास 50 प्लस x। यहाँ पर इन वैल्यूज को सम अप कर लोगे, अब मैं इसको सम करने नहीं जा रही हूँ, ठीक है, आप इसे सम अप कर लोगे। मैं इसकी वैल्यू 1 मिनट चेक कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने जो सम सॉल्व किया हुआ है उसमें से अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को एडअप कर लेंगे, 10 20 30 40 50 50 एंड 64 64 एंड 64 एंड 6 70 70 एंड 80 80 आ गया हमारे पास, आया ना, हमारे पास आ गया 80 प्लस x। कूल, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 80 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को भी सम अप कर लेंगे, मैं इसको ऑलरेडी सम अप कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेती हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे सम कर सकते हैं। 2135x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। मीन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 28, आया ना। तो अब आप क्या करोगे, अब तो सिंपल सा सम रह गया, इसे इधर लेकर जाकर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इन्हें क्या कर दोगे, यहीं रख लोगे, फिर x वाली टर्म्स को एक जगह रख के सॉल्व हो जाएगा। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। इतनी बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर हम बस अब इसका आंसर चेक करना चाहते हो, सिंपल अब कुछ नहीं करना था, सॉल्व ही करना था। हमारे पास जैसे आ गया था 21 इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 35x अपॉन, हमने कितना निकाला था ये 80 प्लस y, हाँ या ना। इसको मैं क्या करूँगी, उधर ले जाऊँगी, यानी कि 28 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस y या x, जो भी आप चीज़ मान रहे हो, x ही मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 35x। फिर इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, ब्रैकेट खुल जाएगा, उसके बाद x वाली टर्म एक जगह लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कर लो, बाकी चीज़ एक जगह कर लो, एंड फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20, मिसिंग आइटम है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। आप ये सॉल्व करके चेक कर सकते, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात क्या, एडअप ही करना है ना, इसे x मान के ऐड कर लो। जो हमारे पास मिड वैल्यूज का हमने जो सिग्मा निकाला था उसको क्या करो, सिंपल x मान के ऐडअप में ले लो। उसके बाद यहाँ पे मीन की वैल्यू गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें चीज़ें गिवन है, राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल x ही तो मिसिंग है, वो फाइंड कर लेंगे। बोलो किसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसके और भी सम्स जब हम लाइव लेक्चर में चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं वेटेड मीन की। वेटेड मीन में हमने क्या समझा था कि हमें सिंपली वेट गिवन होंगे चीज़ों को, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले कि क्या वैल्यू निकलेगी हमारी क्लास की। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72, 29 मल्टीप्लाई बाय 4 14 मल्टीप्लाई बाय 5
41 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गई हमारे पास ये सारी वैल्यूज, आया ना। इसका अब हम क्या कर लेंगे, सिग्मा कर लेंगे, एडअप करते हैं। देखो 70 एंड 71 42 आ गया, एंड 82 एडअप कर लेते हैं इसमें, 4 एंड 2 एंड ये आ गया हमारे पास 224। 224 में हमारा रह क्या गया 116 एडअप कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 340। अब क्या करोगे, वो पता ही है, सिग्मा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की जगह में वेट गिवन है तो यहाँ पे वेट आ जाएगा, कितना है 320 डिवाइड बाय 10 15 16 17, ये आपका क्या आ जाएगा वेटेड। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अच्छा एक और है हमारे पास सम, कंबाइंड मीन निकालना है। देखो क्या गिवन है, मीन मार्क्स गिवन है और नंबर गिवन है। हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सिग्मा निकालना होगा चीज़ों का। करो मल्टीप्लाई, यानी कि 75 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय नंबर कितना है टोटल 50 प्लस 60 प्लस। बोलोगे इसको बात बिल्कुल समझ में आ गई। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास कंबाइन मीन आ जाएगा 1 2 3 या ए बी सी का। सिंपल है, हाँ या ना। होपफुली हमें काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, मीन कैलकुलेट करना पता लगा होगा, मीन का मतलब पता लगा होगा। मैं अब भी ये चीज़ बार बार कहूँगी, इंस्टेड ऑफ सब फॉर्मूलाज को रट्टा 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 मारना, बात समझो कि आपको क्या करना है, चीज़ों का सिग्मा उठाना है एंड उसको टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है। यही एवरेज है, यही मीन है। मीन का इससे ज़्यादा और कोई मतलब नहीं है। जब आप चीज़ें अज्यूम्ड मीन में लेके आते हो तो आप क्या करते हो, आप पहले ही मिड वैल्यूज़ में से चीज़ों को अज्यूम कर लेते हो कि ये भाई ये मेरा मीन है। उसको क्या करते हो, मिड वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। अब जो भी चीज़ सब्ट्रैक्ट हुई है वो वापस जाके जब हम मीन निकाल रहे फॉर्मूला में ऐड बैक हो जाएगी। बोलो किसको बात समझ में आई। अगर आप स्टेप डेविएशन कर रहे हो तो आप अज्यूम्ड मीन पे सब्ट्रैक्शन करके, डेविएशन करके सिग्मा नहीं फाइंड आउट करोगे। आप क्या करोगे, अज्यूम्ड मीन में से भी कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लोगे चीज़ें, सभी में से, सभी वैल्यूज में से, सभी डेविएशंस में से। कॉमन निकालने के बाद क्या करोगे, जो भी चीज़ डिवाइड हुई है उसको फॉर्मूला में जाके मल्टीप्लाई कर दोगे सिग्मा फाइंड आउट करने के बाद। बोलो बात समझ में आ रही है। मीन समझ में आ गया, मीन के सम समझ आ गए। 3 मेथड्स हैं, अज्यूम्ड, कंबाइंड और अज्यूम्ड, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड। कंबाइंड मीन भी हमने निकालना सीख लिया, आया ना। कुल मिला के मीन में बस यही बात है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम ज़रूर प्रैक्टिस करें, वो पेपर में आ जाते होते ज़्यादातर, एंड यही था। अच्छा एक और बात, जब भी आप मीन फाइंड आउट कर रहे हो, या तो आप अनग्रुप्ड डेटा जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको सीधा उठा के फाइंड आउट करोगे। अगर ग्रुप्ड डेटा की बात करें तो अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में चीज़ें आती हैं 0 to 10, 10 to 20, तो आपको इनकी मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यानी कि आप कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को भी एक डिस्क्रीट फॉर्म में लिखते हो पहले एंड फिर ही कैलकुलेट होंगी। कोई भी सीरीज़ हमें दी हुई है, जब तक वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं आएंगी या फिर अनग्रुप्ड फॉर्म में नहीं आएंगी, आप उसका मीन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। मिलेंगे और लेक्चर्स के साथ और वीडियोस के साथ जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।